ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। नजर डालेंगे कुछ खास खबरों के ऊपर। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने एक बार फिर साफ तौर पर कहा है कि सरकार लोगों से किए गए वादों पर कायम है और सभी वादे हर हाल में पूरे किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा के पहले बजट सत्र में हर वादा पूरा करना नामुमकिन है और इस बजट सत्र में वादे पूरे करने की नींव डाली जा चुकी है। सदन में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने डेली वेजरों के मसलों को हल करने के लिए एक कमेटी का गठन करने का ऐलान भी किया। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इस कमेटी का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया, जिसे 6 महीनों में रिपोर्ट पेश करने को कहा जाएगा, ताकि अगले बजट सत्र में वे सदन में बता सकें कि डेली वेजरों के लिए सरकार क्या करने जा रही है। हम जानते हैं ना हमने लोगों से क्या क्या वादे किए हैं, और मैं फिर इस बात को इस हाउस में दोहराता हूं ना, हम वादा बंद हैं। हम अपने वादे जो हैं लोगों के साथ किए हुए वो पूरा कर लेंगे। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि पहले बजट में सारा कुछ होगा, कि हम बस एक ही तकरीर में आके सारे मसले जो हैं हल करेंगे या सारे अपने वादे जो हैं पूरे करेंगे। हमने ये कहा कि हम शुरुआत करके एक बुनियाद डालेंगे, एक वो मजबूत बुनियाद जिस पे हम एक इदारा, एक ढांचा जो है कायम कर सकें। यही इस बजट का मकसद था। इस बजट के हवाले से हम लोगों को ये पैगाम, ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि हम अपने वादे भूले नहीं, हम अपने वादों पर कायम हैं और जैसे जैसे ये हुकूमत का जो है टर्म आगे बढ़ता जाएगा हम अपने वादे जो हैं पूरे करेंगे। और इसके लिए हमने जो है एक शुरुआत की, हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो आज कम से कम उन डेली रेटेड वर्कर्स और हमारे जो हैं कैजुअल एडहॉक, उन्हें इस बात का एहसास देने के लिए कि हम उनको भूले नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आज एक कमेटी इस हाउस के जरिए से अनाउंस करना चाहता हूं। मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के जिम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, जीएडी सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। उन्हें 6 महीने का वक्त देके उनसे कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क तैयार करें। पहले नंबर तय करें, जीएडी के थ्रू नंबर तय करें कि कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इसके वो देख के कि किस तरह किया जा सकता है, एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले बजट में इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूं कि ना ये तैयार है और ये हम करने जा रहे हैं। सोशल सेक्टर, सोशल पेंशन, मैरिज असिस्टेंस, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, सारे सोशल सेक्टर हमने कवर किए। यूथ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बिलखसूस अलग प्रोविजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, उस हवाले से डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सा सेक्टर ऐसा रहा जो छूटा, आरएनबी, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, हेल्थ, एजुकेशन, पावर। सदन में डेली वेजरों का मुद्दा उठाने वाली भाजपा के विधायक श्यामलाल शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगाया है। श्यामलाल शर्मा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पूर्व सरकार के पास डेली वेजरों का पूरा डेटा था और वे स्वयं उस सरकार में मंत्री थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने ही डेली वेजरों को नियमित नहीं किया था। श्यामलाल शर्मा ने यह खुलासा भी किया कि तब डेली वेजरों में जम्मू के डेली वेजरों की संख्या ज्यादा थी और सरकार ने 11,000 कश्मीर के डेली वेजरों की नियुक्ति पिछले दरवाजे से कर दी थी। विधायक श्यामलाल शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया। डेली वेजर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई सालों से डेली वेजर जो है वो रेगुलाइजेशन की बात कर रही है, लेकिन रेगुलाइज नहीं किया गया। एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो तब क्यों नहीं किया गया। ये भी कहा गया कि चोर मचाए शोर, ये स्लोगन भी दिया गया।
एक डेटे की यहाँ पर जो है वो बात कही गई है कि डेटा आने के बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्हें पक्का करेगी। किस तरीके से इन तमाम चीजों डेटा ऑलरेडी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जब थी और उसका मैं भी मंत्री हूँ, डेटा आज भी पड़ा हुआ है इनके पास। दे आर जस्ट पासिंग द बॉक्स। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। उस समय भी इन लोगों ने ही रेगुलाइज नहीं किया था और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी जो थे वो उस कमेटी के चेयरमैन थे, जो कैबिनेट सब कमेटी बनी थी जिसमें 61,000 लोग जो थे वो 47 डिपार्टमेंट के 47 डिपार्टमेंट के जो थे वो आइडेंटिफाई हुए थे। तो वो इन्होंने ही नहीं किए। मैं भी उस कमेटी का मेंबर था और मैंने उस समय उस इश्यू को टूथ एंड नेल परस्यू किया था। बट इन लोगों ने इसलिए नहीं उस समय किया कि उनमें संख्या जम्मू के लोगों की ज्यादा थी। आउट ऑफ 23,011 तो 16,071 जो थे वो जम्मू, लेकिन इन्होंने 11,000 जो था वो बैक डोर से परमानेंट लगा लिए थे पीएचई में, जम्मू से नहीं लगाए थे। तो मैंने कहा भाई ये नहीं होने वाला। अब मेरे होते हुए मैं जम्मू के साथ हक तलफी नहीं होने दूंगा। आई पुट माई फुट डाउन। लेकिन इन्होंने फिर वो टर्न डाउन कर दिया। 58 वालों को 60 कर दिया, उनकी उम्र बढ़ा दी और बाद में उनमें से 3-4 ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट और ट्रेड यूनियन लीडर जो थे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलेक्शन लड़ी। ये इनका हैंड एंड ग्लो होता है। तो उन लोगों के जो जायज मसले हैं, मुझे लगता है उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इन्होंने खिलवाड़ किया है। सीएम ने कहा कि डेली वेजेस को हमने लाया है और हम ही उन्हें जो है वो पक्का करेंगे। कब करेंगे? कब करेंगे? आधे से ज्यादा तब वो चले गए घर, ऐसे कुछ मर गए। कब करना है? यहाँ तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लाया है, जो रोड मैप है सरकार का काम करने का, उसमें कहीं मेंशन है? वही तो बात हम कर रहे थे। 4 बजट और भी है। कौन से बजट? मेन बजट जो है, टोटल एलोकेशन, इन लोगों को रेगुलाइज करने के लिए 100 करोड़ रुपया चाहिए। उस समय मैंने जो वर्कआउट किया था 122 करोड़ रुपया चाहिए था। तो उसका प्रोविजन जो है वो मेन बजट में होना चाहिए था, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है जिसका आज जवाब देना है। एक वर्ड भी नहीं है इनके पास, ना इंक रही ना पेपर रहा। तो वो तो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन पे लाठियां भांजी गई। हम तो वही कंसर्न उनका जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और गवर्नमेंट को उसका ध्यान दिलवाना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं चोर मचाए शोर किसको कह रहे हैं? चोर मचाए शोर किसने कह रहे हैं? सबसे ज्यादा जहां पे हुकूमत किसने की है? बीजेपी ने तो 3-3.5 साल ही की है, वो भी पीडीपी के साथ। बाकी किसने की है? इन्हीं लोगों ने। और ये तो कश्मीर को ही देखते रहे। आज भी अगर आप वो रेशो देखोगे, एम्प्लॉयमेंट रेशो, उसमें देखना जम्मू का कितना हिस्सा है। मेरी लड़ाई इन लोगों के साथ कांग्रेस में भी यही रही है कि अब जम्मू के साथ हक तलफी नहीं होने दी। हम आंखों में डेली वेजरों की आवाज उठाने वाले भाजपा के एक अन्य विधायक विक्रम रंधावा ने नेशनल कांग्रेस की नीयत और नीति में खोट का आरोप लगाया है। विक्रम रंधावा का कहना है कि नेशनल कांफ्रेंस कई बार जम्मू कश्मीर की सत्ता में रह चुकी है और इस बार भी कमान उसके हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद वे डेली वेजरों की सुनवाई नहीं कर पाई। और क्या कुछ कहना था उनका, आइए आपको बताते हैं। नहीं है, ये इनकी नीयत और नीति में खोट है, टोटली खोट है। हम सरकार में रहे 3.5 साल, ये सत्ता में है 25 से 30 सालों में। 96 के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे का तो इतिहास ही छोड़ दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस टाइम एंड अगेन हुकूमत में रही है, अपने बलबूते पे भी रही, कांग्रेस और पीडीपी भी की रही, कांग्रेस और एनसी की भी रही, अभी ये फिर मिली जुली सरकार आई है। अरे भैया, आप अपनी नीयत स्पष्ट करो ना, अपनी नीति स्पष्ट करो। हमारी ये डिमांड थी कि बच्चे जो डेली वेजर है वो सड़कों पे क्यों उतरे। सरकार को पहले इस पे आना चाहिए। सड़कों पे इसलिए उतरे कि आपने 70 पेज का एक जो है बजट पेश किया है, 157 सूत्री आपने इश्यूज रखे हैं उसमें। अरे भैया, 2 पेज और जोड़ देते। आप कुछ नहीं करते। जैसे आपने बजटरी एलोकेशन सभी डिपार्टमेंट्स की रखी है, तो 4th क्लास एम्प्लॉइज के लिए 2000 करोड़ पे रख देते। हम भी बच्चों को बताते, आपके लीडर भी कश्मीर में बताते जाके कि हमने आपके लिए पैसे रखे हैं। जैसे ही ग्रांट्स आएंगी हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और आने वाले दिनों में आपको स्ट्रीमलाइन करेंगे, आपको रेगुलराइज करेंगे। तो इनको सड़कों पे आने की जरूरत न पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलए ने वॉकआउट कर लिया। देखिए, हमारी मजबूरी थी, सरकार की नीयत और नीति में खोट थी। मुख्यमंत्री महोदय ने
हमारे काउंटर को हमें काउंटर करते हुए राज्य भवन की तरफ इशारा किया, गृह मंत्री की तरफ इशारा किया और खुद चले गए। उप मुख्यमंत्री महोदय ने एश्योरेंस दिया है हम इनको करेंगे। ये मुख्यमंत्री महोदय क्यों नहीं कह के गई कि इनको रेगुलराइज हम ही करेंगे, तो हम भी उसका वेलकम करते ना। सीएम ने कहा ना कि इसी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जो है वो पक्का, तो हम देख लेंगे ना, हम कब मना कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ थोड़ी ना, हम उसको वेलकम करते हैं। अगर डिप्टी सीएम साहब ने कहा है, आई होप कि वो सरकार का वर्जन हो, डिप्टी सीएम का पर्सनल वर्जन ना हो। अगर वो सरकार का वर्जन है, आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन कल जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कौन व्यक्ति थे जिन्होंने डायरेक्शन दी कि इनको मारो? अरे वो हमारे बच्चे। दूसरी ओर सदन में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने टेलीविजनों को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा गठित की गई कमेटी को आई वॉश करार दिया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी टेलीविजनों को लेकर कई बार कमेटियों का गठन कर चुकी है और इस बार भी इस मुद्दे को 6 महीनों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कमेटी को गठित किया जाएगा और उसके बाद 6 महीने में रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। क्या आपके हंगामा करने के बाद ये तुरंत जो है वो एक्शन देखने को मिला या फिर सोच विचार? एक्शन बेशक भारतीय जनता पार्टी के एग्रेशन को, रोष को देखते हुए किया, लेकिन हमें इस कमेटी से भी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी कमेटीज काफी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई है। इस इश्यू को दोबारा से इन्होंने एक बॉक्स में डाल दिया है 6 महीने के लिए, ताकि डेलीवेजर्स अपनी मांग ना उठा पाए, ताकि इनसे सवाल न पूछ पाए कि बजट पेश हुआ और बजट में डेलीवेजर्स के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसको बक्स में डालने के लिए दोबारा से कमेटी का गठन किया गया। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि दिल्ली से कंपेयर किया जाता है। किस चीज को? जम्मू कश्मीर की वो सरकार कर रहे होंगे, उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे होंगे, हमें तो ऐसी कोई बात नहीं सामने आई। डेलीवेजर्स को लेकर ये भी कहा कि उनके पास डेटा नहीं है। क्या ये नहीं यानी कि बीते समय में कितना डेलीवेजर्स यहाँ पर जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, इतना वक्त लगेगा? सरकार का काम है डेटा बनाना, उनके पास सारे डिपार्टमेंट से वो डेटा ले सकते। सरकार की सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने टेलीविजनों को लेकर सरकार द्वारा कमेटी का गठन करने के फैसले की सराहना की है। विधायक गुलाम अहमद मीर का कहना है कि टेलीविजनों को इंसाफ दिलाने की दिशा में यह सरकार का एक उम्दा फैसला है। मीर ने टेलीविजनों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। आज की सरकार इससे बेहतर नहीं कर सकती थी, क्योंकि पिछले सरकारों ने 2014 से 24 तक कोई रास्ता ही नहीं बनाया था। इन कैजुअल नीड बेस्ड लोगों को आगे बढ़ाने का, रेगुलराइज करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। तो अब 2-4 महीने में जब इन्होंने भी देखा और हमारी कमिटमेंट थी पब्लिक के साथ, उन लोगों के साथ हम आपका कुछ ना कुछ इंसाफ करेंगे, तो उस डायरेक्शन में जो आज उनने कमेटी अनाउंस की, मेरे ख्याल से वो एक सही तरीका है, सही रास्ता है। जो कमेटी नंबर्स भी तय करेगी कि किस महकमे में कितने हैं, कब से है, वरना तो फेक भी आ जाते हैं लिस्ट। अगर रात को ही आप कर देते, सुबह पता नहीं ये 60,000 को 2 लाख भी बना ले। सवाल यही है, क्या डेटा नहीं है जम्मू कश्मीर सरकार के पास? उन्होंने बताया डेटा इस तरह से है कि 2014 में हमारी सरकार ने जब कैलकुलेट किया था 61,000 था। फिर जब पीडीपी बीजेपी सरकार आई तो उन्हें 1,10,000 बना दिया। अब अगर 10 साल के बाद आज देखेंगे, क्या पता है कि ये 2 लाख तक पहुंच गया हो। तो देयरफॉर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फिगर तो किसी के पास था नहीं। इसीलिए ये कमेटी बिठाई गई कि कुछ पैरामीटर्स होंगे उसमें, उस पैरामीटर में जितने लोग आते हैं उनका फिगर कितना बनता है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, और फिर कानूनी तौर पर सरकार कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी जिससे जो ये काम करने वाले उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। कल डेलीवेजर को जो है वो लाठीचार्ज भी हुआ। आज असेंबली में भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी हंगामा किया। क्या ये उनका एक्शन है या फिर ये सोच विचार किया था? जनता पार्टी को कोई हक नहीं बनता था, क्योंकि 10 साल तो वो सरकार में थे, डबल इंजन वाली सरकार में थे। तब तो उनके दरवाजों पर जाते थे, उनको कहते थे पहले हमें मुख्यमंत्री बनाओ। इंसाफ तो किया नहीं उनके साथ। आज जब वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने आए तो उनको लाठी चलवाने वाले भी बीजेपी वाले हैं, क्योंकि होम डिपार्टमेंट अमित शाह जी के पास में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में, तो इनको ये बात वहां जाकर करनी चाहिए थी। ये हमारे बच्चे हैं, ये अपनी जेन्युइन डिमांड रख रहे हैं, इन पर लाठी क्यों चला रहे हो? तो ये तो उमर अब्दुल्ला पर तो आता नहीं, उसके पास होम तो है नहीं। तो इसलिए दोनों तरीके से उनका हक नहीं बनता था आज डेलीवेजर्स का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल ने भाजपा द्वारा सदन में आज डेलीवेजरों को लेकर किए गए प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। मुबारक गुल का कहना है कि भाजपा 10 साल सत्ता में रहते हुए टेलीविजनों का उत्थान
नहीं कर पाई और अब उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही है। मुबारक गुल ने टेलीविजनों पर हुए लाठीचार्ज के लिए भी भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। हमने इनको बोला कि 10 साल की हुकूमत थी, 10 साल में ये कुछ करते, इनके पास पावर था, पावर सेंटर का भी इनका सपोर्ट था, यहाँ भी इनका पावर था, क्यों नहीं किया? अगर इनको करना चाहे था उस पीरियड में कर लेते, लेकिन नहीं किया। अब ये सिर्फ इनको खुश करने के लिए टेलीविजनों को ये बात उठा रहे हैं। जब इनका टाइम था तब कुछ नहीं किया। अब यह है कि हमने ये कहा, इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिस किया है, हम इनको फेज मैनर में टेलीविजनों का जो मामला है सॉर्ट आउट करेंगे। अब मुझे बताए कि कल ये निकल गए वहाँ से, इन्होंने एहतजाज किया, तो होम इनके पास है, पुलिस इनके पास है, पिटाई इन्होंने की और हमारे ऊपर डाल रहे हैं, उनको पीटा गया। अब ये कि हमने सीएम साहब ने भी बोला कि अभी जो बजट आ रहा है, बजट का डिस्कशन चल रहा है, बजट का रिप्लाई आ रहा है, उसके बाद ग्रांट्स आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के ग्रांट्स भी आ रहे हैं, उसमें डिस्कशन होगा और हमें करना ही करना है, हमने प्रॉमिस किया है। लेकिन ये सिर्फ उनको खुश करने के लिए हाउस में उठा रहे हैं, इनके पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं, इतना जबरदस्त कोई मुद्दा नहीं। आप आहिस्ता आहिस्ता ये पहुँच गए टेलीविजन के ऊपर, टेलीविजन के साथ नाइंसाफी इन्होंने की, इन्होंने नाइंसाफी की, क्यों नहीं किया? अगर इन्होंने कुछ, अगर 80,000 या लाख थे, कितने थे, ये 20,000 का करते, जो 30 साल से काम किया उन्होंने, उनको रिकॉग्नाइज करते, 25 साल वालों को रिकॉग्नाइज करते कि चलो फिर जो 10 साल 15 साल वाले उनको बैग में करते, पेज में कर, इन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। अब सारा हमारे ऊपर डाल रहे हैं, ये सारा पॉलिटिकल मामला है और इनको बहलाने की बात है। हमने हाउस में उठाया, शोर उठाया, इसीलिए हमने कहा चोर मचाए शोर, इसीलिए हमने कहा अब इनको करना था, इनने किया नहीं, हमारे ऊपर डाल रहे हैं। डिप्टी सीएम ने भी ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही डेलीवेजर को पक्का करेगी, लेकिन कब करेगी, कब वो समय आएगा? नहीं करे, अभी हम कम टाइम हुआ, 6 महीने के बाद ही होता है किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जवाब देकर होना है, लेकिन हमने ये रखा है एजेंडे में। उधर टेलीविजन संघर्ष समिति ने टेलीविजन की 4 प्रमुख मांगों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि इनमें से एक भी मांग पूरी नहीं की और सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने में जुटा हुआ है। समिति के चेयरमैन सन्नी सिंह ने टेलीविजनों को साथ लेकर जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाए। उन्होंने टेलीविजनों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि अगर 31 मार्च तक इनकी चारों मांगों को पूरा ना किया गया तो ये अपने परिवारों को साथ लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। वो जिसके चलते पहली हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करना चाहिए और दूसरी हमारे रेगुलेशन पॉलिसी यहां पे लागू करनी चाहिए और तीसरी रिटायरमेंट पॉलिसी क्या के लिए बढ़ाई है वो हमें बताइए। चौथी हमारी जो लैंड ओनर्स के लिए कंपनसेशन जहां उसके बदले नौकरी, वो आपने क्या किया? ये 4 डिमांडों में से एक डिमांड भी पूरी नहीं की और सिर्फ असेंबली के अंदर ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है जैसे कोई इनकी देवर जेठानी की आपस में लड़ाई होती है, वैसे ही अंदर तू मैं करते रहते हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए कोई भी बात नहीं करता, सिर्फ अपने टीआरपी के लिए बात की जाती है। और धन्यवाद करता हूं तमाम मीडिया कर्मियों का जो बिना झिझक के सीएम से या सरकारों से सवाल पूछते हैं कि आखिरकार डेली वेजेस का इंसाफ क्यों नहीं किया जाता। मैं धन्यवाद करता हूं आप सोशल मीडिया का कि ऐसे सवाल आप उनसे पूछते हैं, लेकिन शर्म उनको आनी चाहिए कि आखिरकार कब तक इनके साथ ऐसा बेइंसाफी होती रहेगी। कल पीएचई ने प्रोटेस्ट निकाला तो लाठियां मुझे बोलो वहां पे चलाई गई, लाठियां डंडे वहां मारी जाती हैं जब क्रांतिकारी अपनी क्रांति के लिए आगे बढ़कर बाहर आते हैं, जहां अपने देश को आजाद करने के लिए बाहर आते हैं तब लाठियां डंडे बरसाई जाती हैं। ये तो बेचारा अपना हक मांग रहे हैं, हक देने के लिए लाठियां खानी पड़ रही है इनको, लेकिन सरकार को आज इस चैनल के माध्यम से तमाम लोगों के माध्यम से हमारी चेतावनी है कि 31 मार्च तक अगर आपने हमारी 4 डिमांडों को पूरा नहीं किया तो 31 मार्च के बाद ये तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो लोग बैठे हैं, तहसील से लोग बैठे हैं, ये बच्चों के समेत रोड पे आएंगे, उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, उसके जिम्मेवार मौजूदा। जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए के हुए निवेश के बावजूद बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस मामले पर विभिन्न सियासी दलों के विधायकों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उनका कहना है कि निवेशकों को उनका मन माफिक माहौल न मिलने के कारण बेरोजगारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और क्या कुछ कहना है विधायकों का, आइए आपको बताते हैं। जब वो नहीं हो तो जाहिर सी बात है, देखिए जो पॉलिसी थी 2019 की, अब पहले मैं आपसे कहूँ कि ये जो है पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और जो डेवलपमेंट है
इसमें ये जो क्या नाम, इसमें आपस में तसाद नहीं होना चाहिए। जो 2019 में एक फिजा बनाई गई, तो अगरचे कम कहने को कहा गया कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन वो इन्वेस्ट बढ़ी नहीं, उसका वातावरण नहीं आया। देखिए, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस में ट्रेड ऑफ्स नहीं हो सकते, सौदाबाजी नहीं हो सकती। आपकी सियासी उमंगें क्या है और डेवलपमेंट क्या है। कई पॉलिसी कई स्कीम्स में ये इन्वेस्टमेंट की गई, लेकिन जॉब नहीं है। नहीं, देखिए, आप 2000 पोस्ट 2019 की बात आपने की, इसलिए बात नहीं क्योंकि वो माहौल ही नहीं बना। जिस माहौल में, देखिए, डेवलपमेंट सिर्फ पैसा आना नहीं है, डेवलपमेंट के एक वातावरण चाहिए, आप अमन का माहौल चाहिए। जब आप रोज रोज देखते हैं कि अभी देखिए कठुआ की कार्रवाई हुई, कठुआ में क्या हुआ, अभी देखिए राजौरी में क्या हुआ, तो बात यह है कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर आ जाएगा एक पीस के लिए। वो चाहेगा कि मेरे पैसे का फायदा हो और मेरे पैसे से जनरेट एम्प्लॉयमेंट भी करे और उसके साथ साथ अपने लिए फायदा भी करे। जब वो नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि उस वातावरण नहीं बना, वो माहौल नहीं बना जो पीस का, अमन का हो, और इन्वेस्टर को चाहिए वही अमन का माहौल, वो बना नहीं। आप देखिए, अगर आप सारे अपना खुद देखिए, आपकी नज़र रहती है हमारे जम्मू कश्मीर के हालात पर। आप देखिए कितने आतंकवादी मामले हुए, कितनी परेशानियां हुई, कभी कठुआ में, कल राजौरी में, यहाँ रियासी में, वहाँ कुलगाम में, वहाँ कुकरनाग में, रोज तो यही होता था। ये जो मार्केट इन्होंने किया था 2005 अगस्त 2019 के फैसले, जो मार्केट किया था, वो सारा मिसट्रूथ पर किया था, वो सारा झूठ पर किया था, और ये कहा था कि इसी की यही बुनियाद है। देखिए, ये क्या बात हुई कि आप जा नहीं सकते मणिपुर में जब तक कि आपके पास एक इनर लाइन परमिट न हो, जिसको हम कहेंगे वीजा। तो वहाँ जमीन खरीदने की तो बात ही नहीं है। छोटी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। 3 करोड़ कश्मीर, 7 करोड़ जम्मू। तो वही बात मैं कर रहा हूँ, तो तब आ जाएगी इन्वेस्टमेंट जब जनाब यहाँ क्या होगा, जब यहाँ पर अमन का माहौल होगा, और अमन तब होगा जब यहाँ का रिस्पेक्ट किया जाएगा, यहाँ के एस्पिरेशंस का। जब वो नहीं हुआ, जब आपने यही एक मस्कुलर पॉलिसी इख्तियार की, जब आपने हुकूक छीने, हुकूक देने के बजाय, तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी और जो इंडस्ट्री है वो तरक्की करेगी। मुझे लगता है बहुत सारी मिस हैंडलिंग हुई है 2019 के बाद। बिना सोचे समझे, बिना कुछ दिमाग लगाए हुए प्लान्स बनाए हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनको पता होता है उनका एरिया कैसे डेवलप होगा और कैसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जॉब जनरेट कर सकती है। आप फॉर एग्जांपल आप देखिए, बजट में 450 करोड़ का एग्रीकल्चर है, जिसमें कोई 3 लाख के करीब नौकरियां बनेगी। तो एक जामिया प्रोग्राम है, उसी तरीके से ये गवर्नमेंट करती है। बट अनफॉर्चुनेटली जो इससे पहले हुआ बहुत गलत हुआ, बट उसको सुधार रहे हैं आस्ते आस्ते। जावेद इकबाल चौधरी ने ये सवाल उठाए हैं, क्या लगता है कि इस पर जो है वो, देखिए, उठाया सवाल और सवाल का जवाब आया कि 2019 के बाद आज तक जितने भी स्कीम्स है उसमें से कोई जॉब जनरेट नहीं हुई। सो दैट मीन्स कहीं ना तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना तो कहीं कुछ धांधलियां हुई है। अभी बीजेपी वाले भी जल शक्ति स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी बाकी स्कैम्स के बारे में। दैट मीन्स कहीं बहुत ज़्यादा मिसहैंडलिंग और मिसयूज हुआ है फंड्स का। अब उसको आस्ते आस्ते असेंबली में जब बात होगी उसके बाद डिस्कस होगा। देखिए, ये एक गंभीर मसला है, एक समस्या है ये। यहाँ रोजगार के मसले को लेकर जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो यही 2-3 चीज़ें थी कि रहने को मकान मिले, खाने को रोटी मिले, और काम करने के लिए काम मिले, रोजगार मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले। आज जब हम देख रहे हैं बड़ी तादाद है, पूरे मुल्क में है अनएम्प्लॉयमेंट, और आज चूंकि हमको एक यूटी में तब्दील किया गया है, तो दायित्व है, जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट की कि वो इस हमारी एम्प्लॉयमेंट को किस नज़र से देखते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज हमारे जो, उन रिसोर्सेज पे उन्हीं का कब्जा है। जो रेवेन्यू हमारा है वही डिटरमिन करते हैं। जो टैक्स रिजीम है सेंटर की है, यहाँ लोकल टैक्सेस में कुछ नहीं होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये क्लेम किया है कि इस समय जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, मैं वही कहने जा रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हमने, सबों ने ये कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जाएगा, लेकिन मदद कौन करेगा? हम एक मुल्क का हिस्सा है, हम अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है या कांग्रेस अलग है, यहाँ कोई जमात जो आसमान से लाए रिसोर्स, और ये मुल्क की एक मुश्तरका जिम्मेदारी, यूनियन गवर्नमेंट और हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वो सहायता करे तो मसला हल होगा, वो सहायता नहीं करे तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलके कांग्रेस अपने वसाइल को जोड़ने की कोशिश करके अनएम्प्लॉयमेंट को आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस करेगी। जो यूथ है इस समय वो चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले, काम करें, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट दिन प्रतिदिन चाहे वो बढ़ता है। वही मैं कह रहा हूँ, यूथ हमारा भविष्य है। यूथ बेरोजगार नहीं रह सकता, यूथ काम के बगैर नहीं रह सकता। हाउ विल दे कंट्रीब्यूट टू देयर ओन सेल्व्स, फैमिलीज एंड टू द एंटायर कंट्री और स्टेट? वो तो वही करेंगे जब उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे, एम्पावर करेंगे, उनको माहौल ऐसा मैसर हो
कि वो अपने आप को फ्री समझे, रोजगार कमाने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए हम इसको गंभीर तौर से देख रहे हैं और सरकार इसमें बिल्कुल सीरियस है कि ये मसला किसी न किसी तरह हल हो। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।